क्या लिखते हैं हम लोग, V1 इक्वल टू V01 x नहीं लिखते हैं, और फिर हेनरी लॉ में क्या लिखते हैं, C इक्वल टू Kh, ठीक है ना। हेनरी लॉ में क्या करते हैं हम लोग, हेनरी लॉ कहाँ अप्लीकेबल है, जब गैस को हम लोग लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं। गैस को जब हम लोग लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो जितना प्रेशर बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा ये डिजॉल्व होता है, तो उतना ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा। लेकिन डिजॉल्व होने के बाद तो ये लिक्विड ही बनता है, डिजॉल्व होने के बाद लिक्विड ही बनता है ना। ये भी तो वही चीज़ है, ये तो वही है ना, जितना हम उसमें मिलाए हैं तो ये जो है कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है और यहाँ पर ये कांस्टेंट है, दोनों देख एक ही जैसा है। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यहाँ क्या है, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, दोनों चीज़ लेगी। यहाँ भी मोल फ्रैक्शन हम उसी का ले रहे हैं जिसका हम प्रेशर ले रहे हैं, यहाँ भी मोल फ्रैक्शन उसी का ले रहे हैं जिसका प्रेशर, ठीक है। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट, अगर ये दोनों कांस्टेंट इक्वल हो जाए तो दोनों में कोई अंतर है। अगर ये दोनों कांस्टेंट जो है V01 इक्वल टू Kh, ठीक है, then there will be no difference between Raoult's law and Henry law, है ना, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा ना, then no difference between Raoult's law and Henry law, ठीक है। there will be no difference, कोई डिफरेंस नहीं है। जब कोई डिफरेंस ही नहीं रहा तो हम नहीं कर सकते हैं राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, दैट इज व्हाई वी से, therefore we say Raoult's law is a special case of Henry law, ठीक है। स्पेशल केस इसलिए हुआ क्योंकि जब ये दोनों इक्वल होगा तभी तो दोनों से, ये स्पेशल केस है कि दोनों में कांस्टेंट है और दोनों कांस्टेंट जब इक्वल होगा तभी एक दूसरे को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो इसलिए राउल्ट्स लॉ का जो कांस्टेंट है वो हेनरी लॉ के कांस्टेंट के बराबर अगर हो जाता है तब तो दोनों लॉ एक हो गया। दोनों तो हम सॉल्यूशन पे ही अप्लाई कर रहे हैं, दोनों लॉ जो है वोलेटाइल लिक्विड पर ही अप्लाई कर रहे हैं, वोलेटाइल लिक्विड पर ही अप्लाई कर रहे हैं। जो जैसे हेनरी के में क्या होता है कि हम लोग गैस को डिजॉल्व करते हैं लिक्विड में, तो वो जो गैस है वो लिक्विड बन जाता है। वो जो लिक्विड डिजॉल्व, जो गैस डिजॉल्व हुआ है लिक्विड में, वो जो लिक्विड बना है वो तो वोलेटाइल है, अंडर हाई प्रेशर हम उसको डिजॉल्व किए हुए हैं, वो तो वोलेटाइल है। जैसे प्रेशर रिलीज करेंगे तो वो फिर से वापस गैस बन जाएगा, समझ गया ना। तो इसीलिए दोनों जो है एक ही चीज़ है, दोनों का कांस्टेंट डिफरेंट है। अगर दोनों का कांस्टेंट सेम हो जाए तो दोनों लॉ में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता है। दैट इज व्हाई वी से दैट राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम लोग जो है पढ़ेंगे, अभी तक जो राउल्ट्स लॉ पढ़ रहे थे तो उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को ही हम वोलेटाइल मानते थे, दोनों को ही वोलेटाइल मान के चल रहे थे ना। अभी ऐसा होगा कि
अब हम लोग ले लेते हैं सॉल्यूट, ले लेते हैं वोलेटाइल, ठीक है, और सॉल्वेंट ले लेते हैं नॉन वोलेटाइल। इसमें क्या क्या लिया हुआ है, तो इसमें नहीं, सॉल्यूट को ही नॉन वोलेटाइल लिया, सॉल्यूट लेते हैं नॉन वोलेटाइल, ठीक है, और सॉल्वेंट लेते हैं वोलेटाइल, ठीक है। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट नंबर 1, ये हुआ कंपोनेंट नंबर 1, और ये कंपोनेंट नंबर 2, ठीक है। अब दोनों को जब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा ना। तो अगर हम राउल्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे, अब इसमें क्या होगा, दोनों को जब मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन न बनेगा, लेकिन अब इसमें जो वेपर प्रेशर होगा वो तो सिर्फ सॉल्वेंट के चलते होगा, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया हुआ है, जैसे कि वाटर है, तो वाटर सॉल्वेंट है जो वोलेटाइल है, इसमें सोडियम क्लोराइड मिला के नॉन वोलेटाइल है ना, हाँ ठीक है ना। तो ऐसा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को हम मिलाएंगे तो क्या होगा, तो वेपर प्रेशर जो होगा वो तो सिर्फ उसके बदले ही होगा, नॉन वोलेटाइल है तो ये तो वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं लाएगा, ठीक है। तो जब मिला हुआ नहीं है, प्योर फॉर्म में है, इन प्योर फॉर्म, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यही सॉल्यूशन है, तो क्या लिखते हैं, P0, ये ना लिखते हैं, हाँ? अब जब हम मिक्स कर देंगे इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो उसका तो वेपर प्रेशर होगा नहीं, उसका तो कोई वेपर प्रेशर, नॉन वोलेटाइल है तो उसका वेपर बनेगा ही नहीं, उसका जो वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो पार्शियल वेपर प्रेशर में भी उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड अगर हम वाटर में मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर तो सिर्फ इसी का बनेगा, लेकिन जब हम किसी चीज़ को मिला देंगे, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देंगे तो वेपर प्रेशर उतना ही रहेगा, ये नहीं है, वेपर प्रेशर घटेगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम मिला देते हैं किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, इसका मतलब हमको पार्शियल प्रेशर मिलेगा। तो पार्शियल प्रेशर जो होगा, पार्शियल प्रेशर जो होगा सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में, वो जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर था उससे कम होगा, ठीक है। तो अब आएगा, अब पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, इसको हम किस चीज से डिनोट करेंगे, P1 से डिनोट करेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट का इन सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, आया समझ में। और चूंकि यही वेपर प्रेशर जो पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, यही हो जाएगा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, ठीक है, इक्वल टू वेपर, टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों क्यों होगा, क्योंकि सॉल्यूट तो इवापोरेट हो ही नहीं रहा है, सॉल्यूट तो वोलेटाइल है ही नहीं, सॉल्यूट तो वोलेटाइल है ही नहीं, आई बात समझ में, सॉल्यूट तो वोलेटाइल है ही नहीं, क्लियर। तो जो भी वेपर प्रेशर आ रहा है सॉल्यूशन बनने के बाद वो सॉल्वेंट के चलते ही है, ठीक है। तो अगर राउल्ट्स लॉ को हम अप्लाई करेंगे तब हम P1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
P1 नॉट X1 ही नहीं लिख सकते, P1 नॉट X1 है में P1 नॉट X1 तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लीनियर ग्राफ ही मिलेगा। अब देखो वो होता क्या है कि वेपर प्रेशर घट जाएगा। जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, तो इसमें ये सब जो है ये मान लो कि वाटर है, मान लेते हैं वाटर है, ठीक है, ये क्या है वाटर है, अभी वाटर है, ये वाटर है। अब इसमें हम सोडियम क्लोराइड मिला देंगे। वाटर है, ये कंटेनर बंद रहेगा, वेपर प्रेशर में आ जाएगा हमको। अब इसमें हम सोडियम क्लोराइड को मिलाएंगे, सोडियम क्लोराइड इसमें घुल तो जाएगा, घुलने के बाद क्या करेगा वो, यहाँ भी तो आएगा, घुलेगा सब जगह ना। सोडियम क्लोराइड तो सॉल्युबल है वाटर में, सब जगह घुलेगा। तो अभी वाटर है तो वेपर बन रहा है, ये सारे पार्टिकल जो अपर सरफेस पर है ये सब वेपर बन रहा है, एक साथ वेपर बन रहा है। अब जब सोडियम क्लोराइड आ जाएगा तो क्या करेगा, कुछ वहां से हटाया जाएगा, उसके जगह पर सोडियम क्लोराइड आ जाएगा। हाँ, तो मान लो कि जैसे ये हटा दिया, फिर ये हट गया सोडियम क्लोराइड, जो हम पूरा गोल कर दिए है ना, स्फीयर बना दिए, वो सब सोडियम क्लोराइड हो गया, ये हो गया NaCl, ठीक है। ये गोल गोल सब जो है ना सर्कल, ये सब ठीक है, इसमें भी होगा, इसमें भी कुछ इस तरह से हम बना देते हैं। अब अपर सरफेस में देखो, मिलाने के बाद पहले क्या था, वाटर था, तो सारा पार्टिकल ऊपर में वाटर ही था, तो सब जो है एक्सपोज्ड था एटमॉस्फेयर में, तो वाटर पार्टिकल ही वेपर में बदल रहा था। अब अपर सरफेस में वाटर पार्टिकल भी है और सोडियम क्लोराइड पार्टिकल भी है, मतलब नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल जो सरफेस पर कम हो गया, क्योंकि कुछ जगह वाटर पार्टिकल का सोडियम क्लोराइड ने ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है। तो अब अपर सरफेस पर जो रहता है वही नहीं इवोपरेट होता है। तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल जो इवोपरेट होने वाला है वो कम है या ज्यादा है, कम हो गया पहले से। जब अकेले सॉल्वेंट था वाटर, उसमें सारा वाटर पार्टिकल ही था अपर सरफेस पर, तो सारा पार्टिकल इवोपरेट हो रहा था एक साथ। अब जब उसमें सोडियम क्लोराइड को डिजॉल्व कर दिए तो उसमें से कुछ जगह जो है सोडियम क्लोराइड ऑक्युपाई कर लिया, तो नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल कम हो गया सरफेस पर। अब एक नंबर ऑफ पार्टिकल जो इवोपरेट होगा वो कम हो गया, ठीक है। अब वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वोलेटाइल पार्टिकल पर। अब अपर सरफेस पर नंबर ऑफ वोलेटाइल पार्टिकल कम हो गया तो वेपर प्रेशर भी तो कमेगा। इसीलिए अगर किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। आई बात समझ में है, पर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे P1 नॉट इज ग्रेटर देन P1। अब वेपर प्रेशर इसका घट गया ना, पार्शियल वेपर प्रेशर जो है उसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ये है पार्शियल वेपर प्रेशर, और ये है उसका प्योर कंडीशन में, तो ये कम हो गया। और दूसरा सिग्निफिकेंट चीज यहाँ एक ही सॉल्यूट है, एक ही सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन बनने के बाद जो भी वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो ये P1 अभी रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों चीज को, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। आई बात समझ में? तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर यानी क्या हुआ कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा,
तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ कि नहीं? वेपर प्रेशर घट गया ना। तो ये फिनोमिनन क्या हुआ कि अगर किसी भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को अगर वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आया समझ में? तो ये केस क्या हो गया? राउल्ट्स लॉ को हम कहां अप्लाई किए? सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है ना? दोनों ही कंपोनेंट वोलाटाइल यहाँ नहीं है, एक नॉन वोलाटाइल। तो नॉन वोलाटाइल को अगर हम वोलाटाइल में ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? इसी को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आया? इसका कॉन्सेप्ट आगे यूज होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, इसलिए इसको समझना जरूरी है। आया बात समझ में? क्लियर है? तो प्योर सॉल्वेंट में, क्योंकि सॉल्वेंट वोलेटाइल है, तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जब उसी प्योर सॉल्वेंट में हम कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देंगे तो इवापोरेशन कम हो जाएगा। इवापोरेशन कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है? तो इसी को हम बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आई बात समझ में? इसलिए पानी में नमक डाल के जब बॉयल करते हैं तो वो बॉयल जल्दी नहीं करता है। आई बात समझ में? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। समझ गया? आई बात समझ में? हार्ड वाटर को बॉयल करना डिफिकल्ट होता है ना, तो इसीलिए पानी में जब हम नमक डाल के बॉयल करेंगे तो जल्द समय लगेगा उसको बॉयल होने में। समझ गए? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि इस नमक जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसी तरह का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कोई भी डाल देंगे हम जो कि डिजॉल्व होने वाला है वाटर में, तो वो भी उसके वेपर प्रेशर को कम कर देगा। तो कोई भी वोलेटाइल सॉल्वेंट लेंगे, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ वेपर बाद में कम बनेगा। क्योंकि जब प्योर सॉल्वेंट था तो सारा पार्टिकल अपर सरफेस पर सॉल्वेंट का ही पार्टिकल था, सॉल्वेंट का ही मॉलिक्यूल था। लेकिन जब उसमें हम सॉल्यूट ऐड किए तो कुछ जगह जो सॉल्वेंट का है वो सॉल्यूट भी ऑक्युपाई किया, और जान रहे हैं कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो वेपर बनेगा नहीं। अभी भी वेपर वही बनेगा जो सॉल्वेंट वाला मॉलिक्यूल है, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अब कम हो गया मिक्स होने के बाद, इसीलिए कम वेपर बनेगा, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन कर दिया राउल्ट्स लॉ, है ना? सो व्हाट आई टॉट यू राइट नाउ दैट हाउ डज Raoult's law explains the lowering of vapor pressure. How does explains the lowering of vapor pressure when non-volatile solute is added to the volatile solute? ठीक है? It's a practically true, but how does it is explained? It was explained by applying Raoult's law. ठीक है? अब हम लोग जो है पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है? अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे किस बेसिस पर? वेदर इट फॉलो द राउल्ट्स लॉ और नॉट। जब सॉल्यूशन बन रहा है तो इसमें सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। ठीक है? अब मान लो कि हम सॉल्यूट जो है हमने ले लिया, सपोज करो कि हम ले लिए ये VmL, V1 ml, और सॉल्वेंट ले लिए V2 ml। ठीक है? अब सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान लेते हैं V3 है। अब ये V3 जो होना अगर हो गया V1 प्लस V2 के बराबर, तब ये आइडियल
है ना। मतलब क्या हो गया कि चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो। मिलाने से पहले वॉल्यूम कितना है V1 प्लस V2, मिलाने के बाद वॉल्यूम कितना हो गया V3, और नाप लिए तो पता चला दोनों बराबर है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ जीरो। ये आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आई बात समझ में। अब मान लेते हैं कि सॉल्यूट का एनर्जी जो है वो H1 है, सॉल्यूट का एनर्जी H1 है, सॉल्वेंट का एनर्जी H2 है, और सॉल्यूशन का एनर्जी H3, सॉल्यूशन का एनर्जी H3 है, ठीक है। अगर ये आइडियल होगा तो H3 जो है H1 प्लस H2 के बराबर, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा H चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी जीरो। यानी रिएक्शन कराने से पहले जितना एनर्जी था सॉलिड सॉल्वेंट का कंबाइंड एनर्जी, उतना ही दोनों के मिक्स होने के बाद भी हो गया। तो नो चेंज इन इंथैल्पी, एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, ये आइडियल कंडीशन, ठीक है। और दो कंडीशन मिला हमको आइडियल सॉल्यूशन के लिए, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। पहला कंडीशन क्या मिला, नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम जीरो। दूसरा मिला नो चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है। और तीसरा होगा इट विल फॉलो द राउल्स लॉ ऑन ऑल द टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट विल फॉलो द राउल्स लॉ। तीसरा क्या हो गया, फॉलो Raoult's law, Raoult's law at all the temperature and pressure, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन इस तीनों कंडीशन को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसमें से कोई एक भी कंडीशन नहीं फॉलो हो रहा है, तब वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आई बात समझ में, हाँ। और एक चीज ये भी जान लो कि आइडियल सॉल्यूशन इज ए हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन, प्रैक्टिकली ये मिलता नहीं। ऐसा सॉल्यूशन जो हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पर ये तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, तभी ना। अगर ये किसी एक ही कंडीशन में वो फॉलो नहीं करता है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब मान लो कि 99% केस में ये फॉलो कर रहा है, कोई एक केस, कोई एक टेम्परेचर या एक प्रेशर पर ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, समझ गए ना। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन आज तक बना ही नहीं जो इस तीनों कंडीशन को एक साथ हर टेम्परेचर और प्रेशर पर फॉलो करे। तो इस दुनिया में कोई भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं, ऑल सॉल्यूशंस आर नॉन आइडियल, ऑल सॉल्यूशंस आर नॉन आइडियल। प्रैक्टिकली नो आइडियल सॉल्यूशंस आर अवेलेबल, so we are just thinking it hypothetically, there must be some ideal solution। आई बात समझ में। लेकिन इस दुनिया में कोई आइडियल सॉल्यूशन आज तक नहीं बन सका है। लेकिन अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं तो किसी न किसी कंडीशन में कोई टेम्परेचर कोई प्रेशर पर ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है। रॉल्स लॉ फॉलो करता है, ये फॉलो करता है, ये फॉलो करता है। आई बात समझ में। जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं किसी का, तो किसी न किसी कंडीशन में ये तीनों को फॉलो करता है।
तो उस कंडीशन में वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो गया। आइडियल बिहेवियर क्या दिया वो? आइडियल बिहेवियर एट सर्टेन कंडीशन इट बिहेव एज आइडियल सॉल्यूशन। इट इज नॉट आइडियल सॉल्यूशन। Ideal solution are those solution which follow these three conditions in all the condition at all the temperature and pressure। समझ गया? लेकिन यहाँ तो किसी एक कंडीशन में फॉलो कर रहा है, तो हम बोलते हैं हाँ यस एट दिस कंडीशन दिस सॉल्यूशन बिहेव एज आइडियल सॉल्यूशन। सो इट गिव्स यू द आइडियल बिहेवियर बट इट इज नॉट अ आइडियल सॉल्यूशन। सो समटाइम some solution, some dilute solution will give you the ideal behavior, but it will not be a ideal solution। So all the solutions available in the universe are non-ideal solution, but that non-ideal solution may give you ideal behavior at a particular condition of temperature and pressure। आई बात समझ में? तो सॉल्यूशन कितने तरह का हो गया? अगर हम इस बेसिस राउल्स लॉ के बेसिस पे करें तो दो तरह का, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो दो तरह का हमको सॉल्यूशन मिल गया। एक हो गया आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज व्हिच फॉलो द राउल्स लॉ एट ऑल द temperature and pressure, and another is non-ideal solution। non-ideal solution which does not follow Raoult's law at all condition, it might follow at certain condition। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं? तो आइडियल कंडीशन का बात हो गया। अब जब आइडियल सॉल्यूशन तो समझ गए हाइपोथेटिकल है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, तो ये रियल सॉल्यूशन नहीं हुआ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम रियल सॉल्यूशन भी बोलेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को रियल सॉल्यूशन बोलेंगे और ये तो इमेजिनरी सॉल्यूशन हो गया, है ना? ये हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन, इमेजिनरी सॉल्यूशन। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर इमेजिनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि रियल में सॉल्यूशन है जिससे एवरीडे वी पीपल इनकाउंटर, है ना, सच नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप। सच नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, पॉजिटिवली डिविएटेड, पॉजिटिवली डिविएटेड non-ideal solution। ठीक है, negatively deviated non-ideal solution। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन दो तरह का होता है। आए बात समझ में? और ये जो पॉजिटिवली डिविएटेड और नेगेटिवली डिविएटेड लिखते हैं, है क्या ये? क्या है ये? हाँ, तो हम लोग आज सुबह में एक ग्राफ को ड्रॉ किए, ये था ना, ये जो है ना, ये प्रेशर हम लोग रखे हुए हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये है 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहीं पर सप्लाई करेगा। ठीक है ना? ठीक है, सुबह मेंशन जानबूझ के नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा। हम लोग क्या बनाए थे? इधर क्या लिए थे? इधर क्या लिए थे? सॉल्यूट लिए थे, सॉल्वेंट लिए थे, सॉल्यूट लिए थे, मतलब X2 हो गया 1। इधर सॉल्वेंट लिए थे ना, सॉल्वेंट लिए थे, इधर हो गया X1 जो है 1 हो गया। तो यहाँ पर X2 को 0 हमने सामने, X2 को 0 और X1 को 1। इधर X1 हो गया 0। ठीक है ना?
है? अब है इसका जो है, मान लिए कि यहाँ पर है P02 और इसका यहाँ है P01, ठीक है? आई बात समझ में? तो आइडियल क्या होगा? लीनियर होगा, ठीक है ना? जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उसका जो है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा किसी का, उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है? या जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन घटाएंगे उसका वेपर प्रेशर घटेगा। तो ग्राफ क्या आएगा? लीनियर आ गया, ग्राफ है एकदम लीनियर हो गया, हो गया है? इसका भी ग्राफ लीनियर ही होगा, है? तो इसका जो आइडियल होगा रिजल्टेंट, ये भी लीनियर होगा। ये सब आइडियल कंडीशन, ये जो ग्राफ बना आइडियल कंडीशन है। ये किसका बना? ये हो गया, ये P2 हो गया और ये P1 हो गया और ये हो गया P1 प्लस P2 हो गया, P टोटल, ये ना है? ये तो आइडियल ग्राफ, ये आइडियल ग्राफ हुआ, ठीक है? लेकिन जब मिक्स कर देते हैं तो इसमें आएगा पॉजिटिवली डिविएटेड और नेगेटिवली डिविएटेड। पॉजिटिव डिविएशन मतलब क्या हो गया कि जितना एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर था उससे ज़्यादा आया, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जो बॉन्ड है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो बॉन्ड है, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जो बॉन्ड है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो, पहले दोनों तो अलग अलग है, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में बॉन्डिंग है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में बॉन्डिंग है ना? अब जब दोनों मिक्स करेंगे तो बॉन्डिंग क्या होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच। जब हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड बनेगा ना। मिक्स करने से पहले सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, मिक्स होने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। अब मान लो कि जो सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जो बॉन्ड था, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड मजबूत है। अब जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो बॉन्ड बना, ये वीक बन गया। वेपर क्या बनेगा? वीक रहेगा तो ज्यादा ना वोलेटाइल होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। एस्केपिंग मतलब क्या होगा? सरफेस को छोड़ के गैस में बदलना, सरफेस को छोड़ करके गैस में बदलना, तो वे उसका क्या होगा? ज़्यादा वोलेटाइल बन गया ना। पहले जब दोनों अलग अलग था तो वोलेटाइल नेचर कम था, उस समय जो बॉन्ड था थोड़ा सा मजबूत था। आई बात समझ में? वोलेटाइल कम था, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिए तो अब जो नया बॉन्ड बना सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, ये कमजोर बॉन्ड बन गया उस दोनों से। कई बार समझ में? सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो बॉन्ड था वो थोड़ा मजबूत था। अब जो मिक्स करने के बाद सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड बना, थोड़ा कमजोर बन गया। वो कमजोर बन गया तो आसानी से टूटेगा, आसानी से एस्केप कर जाएगा। आई बात समझ में? तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा ना, हाँ? तो वेपर प्रेशर ये आना चाहिए आइडियल, लेकिन आता है ऐसा, ठीक है? इसका वेपर प्रेशर आना चाहिए आइडियल ऐसे, लेकिन आता है ऐसा, इसलिए इसका रिजल्टेंट भी आएगा ऐसा। जो डॉटेड डॉटेड बनाए ये रिजल्टेंट हुआ, जो डॉटेड डॉटेड बनाया ना, ये हुआ मिक्स होने के बाद सॉल्यूशन का। यानी जो एक्सपेक्टेड था आइडियल, एक्सपेक्टेशन क्या था हमारा? आइडियल, आइडियली ये होना चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए। ये राउल्ट्स लॉ के हिसाब से एक्सपेक्टेशन है, यानी राउल्ट्स लॉ से ये पॉजिटिवली डिविएट कर गया, राउल्ट्स लॉ से ये पॉजिटिवली डिविएट कर गया, ठीक है ना? तो इस जब पॉजिटिवली डिविएट कर गया मतलब राउल्ट्स लॉ बोला कि वेपर प्रेशर यही होगा, लेकिन वेपर प्रेशर उससे ज्यादा आ गया।
जितना एक्सपेक्टेड था अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स उससे ज़्यादा आया। ये हो गया पॉजिटिवली डिविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आ गया समझ में? क्लियर? अब दूसरा केस होगा, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा? सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जो बॉन्ड है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के जो बीच में बॉन्ड है वो वीक है। सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जो बॉन्ड है वीक है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक है। अब दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड बनेगा। ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो अब बॉन्ड बना ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, ये बन गया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो जल्दी भागेगा नहीं ना, स्केपिंग कैपेसिटी घट जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तब ना भागेगा। अब मजबूत बन गया तो उसका भागने का कैपेसिटी घट गया। मतलब क्या था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कम था नॉन वोलाटाइल, कम था वोलाटाइल, है ना, वोलाटाइल नेचर उसका कम था, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिए तो उसका वोलाटाइल नेचर बढ़ गया, वोलाटाइल नेचर बढ़ गया, क्योंकि इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन जो है मजबूत हो, ठीक है ना। आई बात समझ में? वोलाटाइल नेचर यहाँ घटा ना, उल्टा बात कर रहे हैं। तो पहले जो था उसका वोलाटाइल नेचर ज़्यादा था, अब जब दोनों को मिक्स कर दिए तो बॉन्ड मजबूत बन गया। पहले जो था उसके बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, सॉलिड सॉलिड के बीच में, और यहाँ पर क्या नेगेटिवली डिविएटेड, और वेपर प्रेशर घटा रहे हैं। तो वेपर प्रेशर घटाने के लिए हमको सॉलिड सॉल्वेंट के बीच का बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना होगा। सॉलिड सॉलिड के बीच का बॉन्ड वीक है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का बॉन्ड वीक है, तो वोलेटाइल ज़्यादा है। अब जैसे ही मिक्स किए तो सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड बना, जैसे सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड बना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो वोलेटाइल नेचर उसका घट गया। तो वोलेटाइल नेचर घट गया तो जितना एक्सपेक्टेड है राउल्ट्स लॉ के हिसाब से वो नहीं आएगा। तब ग्राफ कैसा हो जाएगा? ये था पॉजिटिवली डिविएटेड, अब होगा नेगेटिवली डिविएटेड, क्योंकि वेपर प्रेशर इस बार घट गया, ठीक है। अब जो है आएगा ये आएगा, ये हो गया, ये भी घटा हुआ रहेगा, इसका भी वेपर प्रेशर घट गया, तो ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट जो है ये भी, ये हुआ नेगेटिवली डिविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये दो तरह का नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, पॉजिटिवली डिविएटेड एंड नेगेटिवली डिविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, फर्दर थिंग विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास।